और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता अनिल गोयल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है आज के शो में। तो अनिल गोयल जी, सबसे पहले आप ही की तरफ में रुक कर रहा हूं। जातिगत जनगणना आजाद भारत में पहली बार 1951 में हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे। SC ST के तो आंकड़े दिए गए थे क्योंकि संवैधानिक था, आरक्षण देना था SC ST को। लेकिन अब आजाद भारत में पहली बार 1881 से लेकर 1931 तक जनगणना चलती रही अंग्रेजों के द्वारा, आंकड़े सार्वजनिक किए जाते रहे। 1941 के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। 1951 में भारत में जनगणना हुई, लेकिन पटेल, नेहरू, अंबेडकर और मौलाना ने कहा कि ये विभाजनकारी हो सकता है, इसलिए रोक दिया इसको। अब आप लोग करा रहे हैं, क्या है इसके पीछे की पूरी विजन? आप लोगों का क्या है पूरा विजन? नंबर एक, तो ऐसे महत्वपूर्ण फैसले मोदी जी ले सकते हैं। मोदी जी में ही इतनी हिम्मत है कि जो इस तरह के फैसले ले सकते हैं। और जो जातिगत जनगणना की बात है, हमारे विरोधी दल सिर्फ वोटों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए डिमांड करते रहे हैं, लेकिन जो उनके टाइम में करना था उन्होंने नहीं करा है। और मोदी जी ने जातिगत जनगणना की घोषणा करा करके ये साबित कर दिया है कि जो देश के हित में होगा, जो जनता के हित में होगा, उसमें सरकार पीछे नहीं हटेगी। और सरकार ये नहीं देखेगी ये मांग पक्ष की है, ये भी मांग विपक्ष की है। जो चीज उनको ठीक लगेगी उसको वो जनता के लिए स्वीकार करेंगे। लोग अपनी गद्दी पर बैठने के लिए आते हैं, लोग पैसे को कमाने के लिए आते हैं, लोग अपने परिवार को बचाने के लिए आते हैं। लोगों को सिर्फ अपने परिवार, यहाँ देश के विषय में बात करते हैं। जब देश के विषय में बात करते हैं तो इसमें मोदी जी का अपना पर्सनल हित कोई नहीं है, हमारी सरकार का पर्सनल हित कोई नहीं है। लेकिन अगर ये विपक्षी दलों की मांग थी, विपक्षी दलों से ही इसको का जवाब आना चाहिए। जब तुम्हारी शासन थी, जब तुम सत्ता में थे, जब तुम करवा सकते थे, तुमने क्यों नहीं करवाई? और जो करवाई तो उसको ओपन क्यों नहीं करा? तो ये जवाब तो उनसे बनता है। लेकिन जो डिमांड थी, डिमांड को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फैसला कराया सरकार ने कि जातीय जनगणना होगी। तो जातीय जनगणना के अंदर भी जो कुछ लोग ये कहते थे हम अपना नाम नहीं बताएंगे, पता नहीं बताएंगे, प्रूफ नहीं देंगे। अब जातीय जनगणना होगी, नाम भी बताना पड़ेगा, पता भी बताना पड़ेगी, जाति भी बतानी पड़ेगी, बरादरी बताना पड़ेगा, धर्म भी बताना पड़ेगा, सब कुछ बताना पड़ेगा। और बता करके जो पूरा डाटा बन करके आएगा, तो उसके बाद में देश हित में क्या क्या कैसे फैसले होने हैं वो सरकार लेगी। आप इसको वहां ले गए कि नाम लिखिए, अब दुकानों के आगे या प्रतिष्ठानों के आगे नाम बताइए अपना, है ना, आप कौन हैं। तो अब खैर आपने एक बहुत अच्छी बात कह दी कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके बारे में आपने बहुत प्यार से जो है एक कमेंट कर दिया कांग्रेस पार्टी के ऊपर। चलिए, अब ये जो कांग्रेस पार्टी की वजह से हो रहा है या आपकी पार्टी की खुद की इच्छा है कि ये होना चाहिए, लेकिन मैं कुछ और भी समझना चाह रहा हूं आपसे। एक चर्चा है, और चर्चा ये है कि ये एक बहुत ही डिप्लोमेटिक कदम है भारतीय जनता पार्टी का। वो कांग्रेस पार्टी से उसका एक राजनीतिक एजेंडा छीन लेना चाहती है, जातिगत जनगणना वाला। जैसे कि महिला आरक्षण को लेकर हुआ कि ये वाकई ये धरातल पे एग्जीक्यूट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये राहुल गांधी को दूसरा मुद्दा तलाशना पड़ेगा राजनीति करने के लिए। जी अजय जी, मैं कुछ कह सकता हूँ? मैं बोलूं? अजय जी, अनिल गोयल साहब से पूछ रहा हूं मैं, फुरकान भाई बात करता हूँ। अजय जी, मेरा सिर्फ ये कहना है, देखिए कि जैसे ये हमारे कुरैशी भाई हैं समाजवादी पार्टी के, वो कहते हैं पीडीए। आप पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो क्या बाकी समाज की कोई पूछ नहीं है? क्या बाकी समाज को साथ लेकर नहीं चलना चाहते? ये जो लोग हैं निश्चित तौर पर इतनी संकुचित विचारधारा को लेकर के चलते हैं कि जिसपे देश में आपस में बटे, जातियों में बटे, धर्मों में बटे, उच्च वर्ग नीच वर्ग में बटे, सबको साथ लेकर चलने की इनकी कोई नीति नहीं है, सिर्फ परिवार को बचाने की। इसी तरीके से कांग्रेस की चर्चा हुई, कांग्रेस के अंदर भी सिर्फ क्या है कि
चाहे कांग्रेस कितना बड़ा भ्रष्टाचार करे, चाहे कांग्रेस के परिवार में से पैदा हुआ बच्चा पैदा होना चाहिए, वही उसकी सारी चलेगी जो गांधी परिवार में से पैदा हुआ, बाकी किसी की नहीं चलनी, चाहे उसको कखे भी नहीं आता हो। आप वो पार्टियां जो देश के बारे में नहीं सोचती, वो पार्टियां सिर्फ अपने बारे में और अपनी पार्टी के बारे में नहीं, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचती हैं, वो पार्टियां देश के बारे में नहीं सोच सकती। भाई कुरैशी भाई से मेरा एक निवेदन, जरूर अपनी पार्टी में इस बात की चर्चा करें कि आप अपने परिवार से बाहर कब निकलेंगे। आप पीडीए की बात करते हैं, आप सब बात तो करते हैं पीडीए की, बात करते हैं जातीय जनगणना की, बात करते हैं सबको अधिकार देने की, लेकिन जो आपके हाथ में है वो भी आप नहीं करते। तो कल को सत्ता आपके हाथ में, तो क्या करेंगे? वही समाजवादी पार्टी का हाल है, वही कांग्रेस का पार्टी का हाल है, वही लालू प्रसाद पार्टी का हाल है, वही ममता बनर्जी का हाल है, वही शरद पवार का हाल है। जो इनके गठबंधन के सारे लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक पार्टी बन करके परिवार को सींचना, परिवार को संभालना, परिवार के भ्रष्टाचार को बचाना और परिवार को आगे बढ़ाना, देश के बारे में इनकी चिंता नहीं है। और मेरा कुरैशी भाई के माध्यम से समाजवादी पार्टी के नेताओं से ये बात मैसेज भेजने वाली बात है कि आप उन्हें देश के बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में मत सोचो। परिवार के बारे में सोचोगे तो जिस तरह से गुप्ता जी कह रहे थे कि आज हमें भारत के बारे में सोचना है। हम यादव हैं, हम बनिए हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम जाट हैं, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, इसके बारे में मत सोचो, भारत के बारे में सोचो और भारत के बारे में बात करो। जो मुंह से कहो वो करो, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। यहाँ तो समाजवादी पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में जो पारिवारिक पार्टियां हैं उन सब में कथनी और करनी के में जमीन आसमान का अंतर है। प्राइवेट लिमिटेड की तरीके से पार्टियां चला रहे हैं और देश के अंदर जब बात करते हो बड़ी लंबी चौड़ी बात करते हैं हम देश के बारे में बात। अनिल गोयल, जैसा मैंने कहा ओबीसी को सबसे ज्यादा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग पिछली बार 2011 के अंदर 46 लाख जातियों की सूचना थी हमारे पास, वो 46 लाख जातियां आ गई थी निकल के सामने। तो इस बार ऐसी कुछ गड़बड़ी ना हो, ऐसा कुछ ना हो, जातियों का आंकड़ा सही ढंग से बाहर निकलकर हमारे सामने आए और ओबीसी को सबसे ज्यादा फायदा होगा, ऐसी उम्मीद है। और भारतीय जनता पार्टी तो सबसे ज्यादा ओबीसी है, तो सबसे ज्यादा फायदा वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। और कांग्रेस शायद इसीलिए छटपटा रही है कि हमें नुकसान हो जाएगा। अच्छा जी, मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि जब राजनीतिक दल अपने नफे नुकसान को लेकर के बात करते हैं तो उसमें देश हित कहीं ना कहीं साइड हट जाता है। हमको बात देश हित में करनी चाहिए। हमको बात निश्चित तौर के अंदर जातीय जनगणना होने के बाद भी उस जाति में जो गरीब लोग हैं जिनको आवश्यकता है उनको मदद मिलनी चाहिए। हम अभी ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से कुछ लोगों को रिजर्वेशन से लाभ मिल करके आज वो बहुत अधिक बड़े लोग बन गए हैं, लेकिन वो रिजर्वेशन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने समाज में से ही अगर वो सक्षम है तो अपने समाज के जो कमजोर लोग हैं उनको मदद देने के लिए उनको आगे आना चाहिए। लेकिन परिस्थिति क्या है कि सरकारी खजाने को लूटो, सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाओ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और इस चीज को समाज को खत्म होनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या है कि जो लोग फायदा उठा रहे हैं, जो लोग निश्चित तौर पर उसका बहुत अधिक लाभ उठा चुके हैं, उनके दिमाग में ये नहीं है कि मेरे समाज में ही, मेरी बिरादरी में ही जो गरीब व्यक्ति है उसको उसकी मदद मिलनी चाहिए। जैसे गुप्ता जी कह रहे थे कि अग्रसेन जयंती मननी चाहिए चाहे पड़ोस के अंदर अग्रवाल भाई भूखा क्यों नहीं बैठा हो। तो वाकई में उस अग्रसेन जयंती मनाने कोई फायदा नहीं है जब तक हम अपने परिवार के बराबर बैठे परिवार का, चाहे वो पड़ोसी किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, पहले हमें उसका पेट भरने की सोचनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर अगर हमें देश को चलाना है, सबको साथ लेकर के चलना है, तो हमको याद करना पड़ेगा। लेकिन ऊंची बड़ी बड़ी बात करना और अपने प्रैक्टिकल में नहीं लाना, अपने जीवन में नहीं उतारना, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और उस चिंता को दूर होना चाहिए और सबको साथ लेकर चलने वाली बात होनी चाहिए। कौन थे अमित शाह के बेटे, कौन है वो, क्या काम कर रहे हैं? आपके और हमारे बेटे जो है दंगा करने का काम आते हैं, इनके लोग जो है मलाई चाटने का काम करते हैं। इनका ये तो सबका साथ सबका विकास है। अगर ये लोग सचमुच में सबका साथ सबका विकास करते हैं तो फिर करिए ना, फिर दलितों को उत्थान के लिए काम करिए। क्यों दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता की सरकार बनतों के साथ ही सब पे बिल्डोजर चलाने का काम कर दिया? क्यों जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब लोग हैं उनको बेसहारा कर दिया? और दूसरी बात, इन्होंने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनते हैं? उनके अंदर काबिलियत बनने की, वो बनते हैं। भाई तुम्हारे अंदर काबिलियत होती तुम बन जाते, तुम और हम
तुम और हम तो सिर्फ और सिर्फ जो ना ये अभी बीजेपी की नजर में सिर्फ और सिर्फ वोटर का काम है और कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ, जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, कुरैशी भाई, जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, कुरैशी मैं भाई, बता मैं आप जो है ना मेरी बात काटेंगे भाई साहब, समर्थन कर रहा हूँ, अब मैं बात आपकी बात पर काटेंगे। ताली बजा रहा हूँ। हाँ, कुरैशी भाई, मैं आपकी बात पर ताली, मैं समर्थन कर रहा हूँ। क्या मुलायम सिंह पार्टी के अंदर कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं जो उनका राष्ट्राध्यक्ष बन सके? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि मलाई उन्होंने खानी बनते है, हैं बिल्कुल। सड़कों पर हम लोगों भाई को रहना है, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो। और आपने एक बात जो कही अभी राजनाथ सिंह जी के बेटे के बारे में कही, अमित शाह जी के बेटे के बारे में कही, मैं सिर्फ एक किसी का बेटा होना और पॉलिटिकल होना एक अलग बात है, लेकिन मेरे तो परिवार का राजनाथ सिंह लोग के भी बेटे पॉलिटिकल राष्ट्रपति नहीं है? बनेंगे। अरे सर, पहले मेरी राजनाथ बात, सिंह के बेटे कुरैशी पॉलिटिकल जी, नहीं है, आप ये कुरैशी कहना जी, चाहोगे? कुरैशी जी, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा परिवार, मेरा खानदान का ही अध्यक्ष बनेगा, मेरे खानदान की प्राइवेट लिमिट बन के ये पार्टी रहेगी। आप ये बताओ कि अखिलेश यादव जी की पार्टी में, मुलायम सिंह जी की पार्टी में क्या कोई और यादव नहीं है जो अध्यक्ष बन सकता है? क्या कोई मुस्लिम भाई और बिल्कुल ऐसा नहीं है जो अध्यक्ष बन सकता है? या कोई जो दलित बिल्कुल उनको कोई ऐसा नहीं है जो राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है? मेरा सिर्फ कहना यह है कि परिवारवाद से बाहर निकलो, देश को आगे बढ़ाने की बात करो। और हम लोग परिवारवाद से में फंसे हुए हैं, और परिवारवाद की जो चापलूसी हो रही है ना, ये निश्चित तौर पर परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि इन लोगों ने जिन्होंने अपने परिवार की पार्टियां बना रखी हैं, हमको सिर्फ और सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद झंडा उठा करके के लिए रखे कि मैं हमारे तुम जिंदाबाद के नारे गाते रहो। आप उनसे कहो ना, कुरैशी भाव को, कुरैशी जी को बनाया ना राष्ट्राध्यक्ष, कुरैशी जी को बनाओ ना, देना सीएम का कैंडिडेट। चलिए ठीक है, तो ये ठीक है, इसको ठीक है। समाजवाद की बात करो। अनिल गुल साहब, एक सवाल है जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने लेटर लिखा है प्रधानमंत्री को, और उन्होंने कहा है कि दूसरे राज्यों के कानूनों को भी 9वीं अनुसूची में शामिल कर लीजिए। क्या जो 3 मांग है उनकी, आपको लेटर पढ़ा होगा मल्लिकार्जुन खड़गे का, और जो 50% की जो सीमा है कि उसको हटा दीजिए SC ST और OBC के लिए, और जो 9वीं अनुसूची मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि वो कानून जिसको जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं, बदला नहीं जा सकता, संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। क्या वाकई आप लोग मान लेंगे, या इसके ऊपर भी कुछ अभी मंथन चलेगा, या इसको नहीं माना जाएगा? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से है, उन्होंने कहा भी है कि हमने पहले भी कई बार खत लिखा था लेकिन खत का जवाब नहीं आया। अजय जी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जब सत्ता में होते हैं तो कुछ नहीं करते, और जब सत्ता में नहीं होते तो इस तरह के जरूर बातें करते रहते हैं। आप निश्चित तौर पर जो भी फैसला होगा वो देश हित में फैसला होगा, जो भी फैसला होगा जो देश के हित में होगा, और देश के अंदर सभी जातियों को, सभी धर्मों को, सभी लोगों को रहने का अधिकार। जब सरकार कोई प्लान बनाती है, सरकार सोचती है, तो सरकार किसी एक वर्ग विशेष के बारे में नहीं सोच सकती। उसको तो उस देश के अंदर रहने वाले हर जाति, हर धर्म के लोगों की हर चीजों को ध्यान में रख करके फैसला लेना होता है। लेकिन इन्होंने सिर्फ अपने वोट की राजनीति करने के लिए सिर्फ वोटों को अपनी तरफ आकर्षित। एक सवाल है, समय भी कम है हमारे पास, एक सवाल है अनिल गुल साहब आपसे। सवाल का मतलब भारतीय जनता पार्टी से सवाल है ना, सीधी सी बात है। जातिगत जनगणना हो जाएगी, SC ST OBC को आरक्षण मिलेगा, सब कुछ होगा, उसमें एक सवाल है। मुझे अभी तक याद है जब स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ा, हमने देखा था, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा, तो वहां पे रजिस्टर होता था स्कूल का अटेंडेंस का, उसमें बाकायदा कास्ट लिखी होती थी। सरकारी स्कूलों में आज भी होता है ना, डॉक्टर बीपी क्या लिखी होती है ना, कास्ट है ना, कौन किस कास्ट का है। गांव देहात में, शहर में, छोटे शहरों सब में होता है, आज भी होता होगा, मुझे अभी जानकारी नहीं है, लेकिन उस टाइम था, कास्ट लिखी होती है। तो कल्लू का लड़का कौन सी कास्ट का। सवाल ये है, प्राइवेट स्कूलों में क्या SC ST OBC को आरक्षण मिलेगा एडमिशन में, पढ़ाई में? जॉब की छोड़ दीजिए, पढ़ाई की बात करते हैं। प्राइमरी क्लास से लेकर UKG LKG क्लास से लेकर ऊपर तक। अजय जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। जहां तक प्राइवेट स्कूल्स हैं, शिक्षा का 14 साल तक के बच्चों को शिक्षित करने का, शिक्षा का मौलिक अधिकार है
और उस मौलिक अधिकार को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की है, ना कि प्राइवेट स्कूलों की। अब हमारे हर पब्लिक सरकार जो है, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे प्राइवेट लोग हों, जो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कम पैसों में जनता की सेवा कर रहे हैं, और सरकार अपनी कमियों को उनके ऊपर थोप देती है कि आप जो 25%, 20%, 10% हॉस्पिटलों के अंदर गरीब लोगों को उनको इलाज करोगे, गरीब लोगों को, बच्चों को पढ़ाओगे। ये सरकार अपनी नाकामयाबों को थोप रही है प्राइवेट लोगों पर। मैं तो एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नहीं, मैं जो देखिए, अब बच्चे भाग रहे हैं, अब बहुत स्मार्टली बच्चे भाग रहे हैं। नहीं, इतना राजनीतिक नहीं, इतना डिप्लोमेटिक नहीं, इतना पॉलिटिकल, इतना नहीं। देखिए, सीधा सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 15(5) को एग्जीक्यूट करेंगे या नहीं करेंगे, है ना? ये है जिसमें प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में, यानी अब ये कहना चाह रहे हैं SC, ST और OBC वाले जो है सरकारी स्कूलों में जाएं, इतना पैसा नहीं है। यदि आरक्षण चाहिए तो सरकारी स्कूल में चले जाइए। प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, वो नहीं करेंगे। वो किसी को MBA करना है, किसी को सेकेंडरी स्कूल में पढ़ना है, किसी को BTech करना है, किसी को MBBS करना है, किसी को कुछ करना है, इंजीनियर बनना है, तो भैया उनके बच्चे जो पढ़ेंगे तो मुख्य धारा में आएंगे कैसे फिर? अरे दे दीजिए वहां पर, क्या दिक्कत है? अजय जी, उसमें भी प्रावधान है। अगर आपके जो सरकार है, आप उनकी फॉर्मेलिटी पूरी करो तो उनका पैसा सरकार देती है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं वो नहीं पढ़ सकते। लेकिन वो सरकार की जो फॉर्मेलिटी है उनको पूरा करेंगे, और उनका पूरा करके वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे। आज भी कहीं को उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन हाँ, जो सरकारी मापदंड है, जो सरकार ने सिस्टम बना, उनको फॉलो करके जो उसके अंदर फिट होंगे वो उनको उसमें अपने पढ़ते हैं, आज भी पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे। चाहे वो EWS के अंदर हो, चाहे वो रिजर्व कोटे के बच्चे हैं, वो भी अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके, अगर वो फार्म भरते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करती है, अप्रूवल हो जाती है, तो वो भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, और प्राइवेट स्कूल वाले उनको पढ़ाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज होता है, वो भी इलाज कराते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस जातिगत जनगणना के लिए किस तरह की चुनौतियां आपको दिखाई दे रही हैं भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, अगर फैसला लिया है तो बहुत सोच समझ के फैसला लिया है। कोई भी चुनौती होगी उसका मुकाबला करेंगे और इस काम को पूरा करेंगे।